हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है पीजीटी फिजिक्स 2023 का जो पेपर था, जिसमें हम 12 क्वेश्चन कर चुके। बिल्कुल कंटिन्यूस हमने 12 के 12 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और एक एक स्टेप को समझते हुए सोल्व किए हैं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से। ये नहीं कि फॉर्मूला लगाया और पुट किया और बस आंसर निकाल लिया, एक एक लाइन का मीनिंग समझा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 103 का क्वेश्चन करेंगे आज। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। ये कह रहे हैं अभी दो स्टेटमेंट गिवन है नीचे। फर्स्ट है माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन ऑसिलेटिंग करंट। ये कह रहा है जो माइक्रोवेव प्रोड्यूस होती है उस सर्किट के अंदर, वो ऑसिलेटिंग करंट है, करंट ऑसिलेट करेगा, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ये गिवन है। सेकंड क्या बोल रहा है, ओजोन लेयर कन्वर्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इनटू द इंफ्रारेड रेडिएशन। ये कह रहा है जो ओजोन लेयर है, जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको कन्वर्ट कर देती है इंफ्रारेड रेडिएशन में। तो ये बात मेरे हिसाब से सभी को पता है, इसको मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। जो ओजोन लेयर है और वो यूवी रेडिएशन से बचाती है, जो कैंसर वगैरह का कारण है, अगर किसी हिस्से पे गिर जाए तो धरती पे पहुंचे तो खतरनाक होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लेन इसको करते हैं। ठीक है, देखो इसने बताया कि जो ऑसिलेटिंग करंट है सर्किट में वो माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। तो सभी को पता होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। इसकी डेफिनेशन जो फिजिक्स में अपने 12th की बुक में है 5th यूनिट, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो जो एक्सीलेटिंग या फिर बोले ऑसिलेटिंग जो चार्ज पार्टिकल होता है या ऑसिलेटिंग करंट होता है, जो सर्किट के अंदर एसी करंट होता है। एसी करंट क्या होता है, अपनी बार बार जो डायरेक्शन होती है ना, उसको क्या करता है, वो चेंज करता है। एसी करंट जो घरों में आता है अपने, तो ये अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता है, मतलब ये ऑसिलेट करता रहता है करंट, या फिर ये बोले एक्सेलेट करता है करंट। और कोई भी एक्सेलेटेड करंट या चार्ज, ऑसिलेटेड करंट या चार्ज, वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि रेडियो वेव होगी, इंफ्रारेड होगी, यूवी रेडिएशन होगी, ठीक है, विजिबल होगी, एक्सरे होगी, गामा रे होगी, माइक्रोवेव होगी। ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो कोई भी एसी करंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो ऑसिलेट करता है करंट, अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। डीसी करंट होता है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, बट एसी करंट होता है वो अपनी कंटिन्यूस डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि माइक्रोवेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी ऑसिलेटिंग करंट की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसका आंसर आएगा, बोथ स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, अच्छा हमारे घरों में आता है वो भी एसी करंट होता है भाई, फिर वहाँ भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती हैं, तो आप कमेंट करके बताएं, इसको फुल्ली मैं एक्सप्लेन करूँगी फिर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था 103। नेक्स्ट देखो 104 क्वेश्चन क्या बोला। पहले क्वेश्चन को बिल्कुल देखो, हर क्वेश्चन की मैं हर लाइन को समझाती हूँ, क्योंकि जब तक कंसेप्ट को नहीं पकड़ोगे ना कि क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, ठीक है, कैसे अप्रोच फॉलो करें, तो आगे के जो क्वेश्चन होंगे कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तो वो सोल्व होंगे भी। ठीक है, देखो ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट। एक प्लेन पोलराइज लाइट है भाई, वो इंसिडेंट हो रही कहाँ, नॉर्मली ऑन द पोलराइजर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये उसका एरिया दे रखा है पोलराइजर का, उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है। द एनर्जी फ्लक्स, इंसिडेंट बीम की एनर्जी फ्लक्स दे रखे हैं। पोलराइजर रोटेट विद एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो पोलराइजर है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है वो रोटेट करे कंटिन्यूसली इस फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, द एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर पर रिवोल्यूशन विल बी इन जूल। जूल में निकालनी है कि वो जो पोलराइजर है वो रोटेट कर रहा है, तो एक रोटेशन कंप्लीट उसने किया 0 एंगल से 360 डिग्री, तो कितनी लाइट उसमें से पास हो जाएगी, ये पूछा अभी। ठीक है, मीनिंग मेरे हिसाब से क्वेश्चन का समझ आ गया होगा सभी को। तो देखिए सोल्व करते हैं। सभी को पता होगा जो पोलराइज लाइट होती है, पोलराइजर पे डालते हैं, वहाँ पे एक लो होता है अभी। कौन सा लो, माल्स लो। कौन सा होता है ये, I इज इक्वल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। इससे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अनपोलराइज लाइट को डालेंगे तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी, फिर ये रूल फॉलो करने लग जाएगा कब, जब लाइट पोलराइज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो पोलराइज लाइट इंसिडेंट हो रही, तो ये वाला ही अप्लीकेबल करेंगे स्टार्टिंग से उसका। अच्छा, प्लेन
पोलराइज लाइट इंसिडेंट करें तो पोलराइजर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। एक चक्कर में कितनी एनर्जी पास हो जाएगी, जब वो 0 डिग्री से 360 डिग्री पे घूमेगा तो उसमें से कितनी लाइट चली जाएगी। देखो यहाँ पे cos 0 कितना होता है 1 और cos 90 0। तो ऐसा टाइम आएगा कि एनर्जी मैक्सिमम पास होगी, ऐसा टाइम भी आएगा एनर्जी पास ही नहीं होगी, ऐसा टाइम भी आएगा एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम के बीच बीच के पास होगी। मतलब कभी कम है फिर ज़्यादा हुई मैक्सिमम हुई, इस तरह से। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है एनर्जी पास होगी उस पर। अब देखो हमें लेना इसका एवरेज भी। 0 से 360 डिग्री घूम रहा है पोलराइजर, तो पूरे का एवरेज लेंगे। और सभी को पता होगा फॉर्मूला, जो कोस स्क्वायर थीटा उसकी एवरेज होती है 1/2। तो इसकी इंटेंसिटी की एवरेज क्या होगी, I0/2। ठीक है, ये निकाल लिया हमने इंटेंसिटी की एवरेज। मतलब सिर्फ आधी पावर ही पास होगी एक कंप्लीट रोटेशन में। एक की बात हो रही, हम एक पे काम करेंगे। अच्छा, आधी पावर कैसे पास होगी, क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया। एरिया तो सेम ही है, पोलराइजर का एरिया कहीं चेंज नहीं हो रहा है, वो घूम रहा है तो एरिया तो सेम ही, ये कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी हाफ, मतलब पावर भी जो है वो भी क्या होगी, हाफ हो जाएगी। तो एक पूरा चक्कर लगाएगा पोलराइजर इस एंगल पे, तो उसकी आधी पावर, जो उसकी पावर थी वो आधी पावर उसमें से पास हो जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब पी एवरेज निकालेंगे तो जो पावर थी उसकी आधी पास होगी, ये हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो कितनी पावर दे रखी है उसमें, क्वेश्चन में देखते हैं भी 10⁻³ 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ गया 5 × 10⁻⁻4 वाट। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पी एवरेज और इनटू में टाइम पीरियड। अब टाइम तो हमने निकाला है नहीं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2π/ω। चाहे सीधा यहाँ पुट कर दो, पी एवरेज इनटू में टाइम की जगह 2π/ω। ठीक है, तो पावर कितनी 5 × 10⁻⁻4 और 2 की जगह 2, पाई की जगह 3.14 और ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 31.4। देखो यहाँ डेसिमल रिमूव करोगे नीचे 100 आएगा, ऊपर 10 जाएगा, एक 0 कट जाएगी, तो ये बच गया कितना 5 2 जा 10 और 10⁻⁻ कितनी बच गई -5, तो ये बन गया 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, सिंपल हमें एनर्जी निकालनी। एनर्जी का फॉर्मूला ये तो 10th क्लास से ही शुरू हो जाए, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम है। ठीक है, ये दे रखा है, पावर एवरेज हमने निकाल ली, हाफ होगी। हाफ क्यों हुई, क्योंकि इंटेंसिटी हाफ होगी। इंटेंसिटी हाफ क्यों हुई, क्योंकि हमने देखा किस तरह से एवरेज निकालेंगे उसका, तो ये वाला हाफ पोर्शन हो जाता है, इंटेंसिटी ओरिजिनल की हाफ हो जाती बस। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा भाई। बिल्कुल मैं अपनी तरफ से बिल्कुल एक एक स्टेप को क्लियर कर रही हूँ, फिर भी आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कौन सी बुक फॉलो कर रही हूँ मैं, उसकी मैंने वीडियो डाल रखी भी, बुक से रिलेटेड भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड भी, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो एक बार जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है स्टेट में भी और नेट में भी। क्या है देखो, इन द बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये +2 की जो अपनी यूनिट है एटम एंड न्यूक्लियाई, वहाँ से है। द इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट जो न्यूक्लियस उसमें रोटेट कर रहा है, सर्कुलेशन की उसकी रेडियस दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। बी की वैल्यू पूछी सेंटर ऑफ द ऑर्बिट पे। देखो बहुत ही सिंपल एकदम क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, मान के चलो 105 का। देखो आर की वैल्यू गिवन हमें 5.29 10⁻⁻11 मीटर, फ्रीक्वेंसी गिवन है 6.60 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, अच्छा बी की वैल्यू पूछी है सर्कल के यहाँ सेंटर पे, तो बी का सीधा फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूले तो रोड का भी है, इस तरह के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो कि याद ही करने पड़ेंगे। मैथ में भी तो हम फॉर्मूले याद करते हैं, ऐसे थोड़ी भी याद करते हैं, a+b होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर +b² + 2ab। ऐसे ही फॉर्मूला बी का क्या होता है, μ0I/2r। ये कहाँ होता है, सर्कल है उसके सेंटर पे बी निकाले, इसमें करंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे मतलब इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन मतलब करंट, करंट है तो बी बनेगा, बी सेंटर पे, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो μ0/4π कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, तो यहाँ से μ0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4π × 10⁻7, पुट करो यहाँ पे 4π × 10⁻7। आई करंट तो गिवन नहीं है, बट ये करंट का फॉर्मूला क्या होता है Q/T, और T इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो Q और न्यू से कर लो या F से कर लो, तो E न्यू, करंट की जगह क्या रखोगे Q और न्यू। Q की वैल्यू कितनी होती है
क्यू की वैल्यू रख दो 1.6 10⁻⁻19 और इसकी वैल्यू रख दो 6.6 10⁻15 डिवाइडेड बाई 4 और ये रहा 2r 2 होता है 4 नहीं 2 और r की वैल्यू गिवन है 5.29 10⁻11 इस सभी को मैंने सोल्व किया। अभी इसका आंसर आया 12.6 टेस्ला। ठीक है, देखो कैलकुलेशन तो मैं यहाँ ऐसे बैठ के काटती रहूँगी, बहुत लंबी वीडियो कर लूँगी, तो फिर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन जब तक खुद नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन निकलेगा नहीं भी, वो हैबिट बनेगी नहीं। तो कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी। किसी वीडियो में मैं कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करती कि सिर्फ इसी वजह से भी किसी का कोई टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ काम की बातें हों। ठीक है, तो कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैंने करके देखा, यही आंसर आ रहा है इतने टेस्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 105 का क्वेश्चन। ये 105 तो था ही, 106 पे आगे भी देखो 106 कौन सा है, थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन दे रखा है ये, 1 मिनट भी इसका मैं सेटअप कर लेती हूँ यहाँ। ठीक है, दिख रहा है सभी को। देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना, में क्या चूज करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पढ़ते जाओ एक एक। फर्स्ट में इसने बोला इंटरफेरेंस है, उसमें जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपरिम्पोज, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है, दो वेव सुपरिम्पोज करेंगे उनके बीच में कितना डिफरेंस है पाथ में। पाथ में मतलब कौन आगे चली कौन पीछे, तो आगे चली वो कितनी आगे चली वो होता है पाथ डिफरेंस। वो लेस होता है क्या, कोहेरेंट लेंथ से। कोहेरेंट लेंथ क्या होती है भी, दोनों जो वेव चल रही जिनको सुपरिम्पोज करेंगे वो कितने टाइम तक एक साथ रही, मतलब क्रस्ट से क्रस्ट रहा, उनका ट्रफ से ट्रफ एक साथ रहा है, वो होती है कोहेरेंट लेंथ। तो इसने किसकी बात की, दोबारा से देखो, इंटरफेरेंस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन द सुपरिम्पोजिंग वेव। हाँ, लेस होती क्या कोहेरेंट लेंथ से, ये कंडीशन पूछी, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ अनकोहेरेंट वेव विल बी n स्क्वायर टाइम द इंटेंसिटी ऑफ वन वेव। ये कह रहा है अभी जो इंटेंसिटी होती है ना वो n स्क्वायर टाइम होती है एक वेव की। तो बिल्कुल सही, इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगी। अगला देखो, इन रिफ्लेक्टेड लाइट, उसमें ये कह रहा है भाई जो थिक रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, थिकनेस दे रखी थी वो बहुत छोटी हो लैम्डा से, फिल्म अपीयर ब्राइट, तो क्या ब्राइटनेस अपीयर होगी क्या, ये गलत है। कैसे मैं बताऊंगी इसको भी। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन अफेक्ट द इंटरफेरेंस, स्टेट का मतलब होता है अलग अलग स्टेट ले लें, अलग अलग कंडीशन ले लें, क्या वो पोलराइजेशन को अफेक्ट करती है, पोलराइजेशन अफेक्ट द इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को अफेक्ट करती है, तो बिल्कुल करती भी। अलग अलग स्टेट की कंडीशन लोगे तो इंटरफेरेंस अलग अलग होगा। देखो एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे, एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से लिखते हुए भी, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। फर्स्ट हम ऑप्शन कौन सा उठाएं, जो गलत है वो उठा लेते हैं, थर्ड वाला गलत बताया मैंने। देखो हमेशा ध्यान रखना, तीसरा गलत है ना इसमें, हाँ तीसरा ये कह रहा है भाई बहुत पतली, अगर हम ये मान लो पतली थिन वो अगर फिल्म ले, ठीक है, तो वो दिखाती है हमेशा ही डार्कनेस। इसने ब्राइट का दिया ना इसलिए गलत है, मैं बता रही हूँ। बिल्कुल जब थिन फिल्म लेते हो ना तो उसके अंदर हमेशा ही डार्कनेस होता है, ध्यान रखना। कैसे, जो लाइट गिरेगी उतनी ही ऊपर और उतनी ही नीचे रिफ्लेक्ट होगी। 180 का होता है पाथ डिफरेंस, माने ना इसमें पाथ डिफरेंस वो 0 होता है भाई, और पाथ डिफरेंस 0 मतलब डार्कनेस होगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो थिकनेस फिल्म की बहुत पतली हो तो हमेशा ही डार्क होता है। इसने ऑप्शन ब्राइट दिया तो ऑप्शन गलत है। ठीक है, एक बात तो ये, अगर थिकनेस बढ़ा दें तो दोनों मिल सकते हैं, ब्राइट भी मिलेंगे कभी तो और कभी डार्क मिलेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस सब कुछ कंडीशंस पे। बट जब फिल्म से हमारी वो थिन होगी, बिल्कुल पतली होगी, तो हमेशा डार्कनेस होती है। तो ये ऑप्शन थर्ड था, यही इसका आंसर है। पहले मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब फर्स्ट पे आ जाओ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। अगर ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लेस देन होगा कोहेरेंस लेंथ से। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस में बता चुकी कि जैसे मान लो एक वेव 10 मीटर पे चल रही है, 10 मीटर चल रही है और दूसरी 10.01 मीटर तक पहुंच गई, तो इसमें जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है कितना है, 0.01 मीटर। ये होता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, कौन किससे कितने आगे पीछे चल रही है। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कोहेरेंट लेंथ से अगर लेस है समझो चीज़ों को, तो हमेशा जो इंटरफेरेंस होगा ना, इंटरफेरेंस वो बहुत ही क्लियर होगा भाई, एकदम से ध्यान रखना। तो मतलब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमेशा कम होना चाहिए,
किससे? कोहेरेंट लेंथ से। कोहेरेंट लेंथ मतलब भाई दोनों कितने टाइम तक एक साथ हैं, लाइट वेव है कितनी देर तक सेम फेज में, ऐसे मान सकते हैं सेम फेज में, ठीक है, सेम फेज में कितनी देर तक रही, तो ये हमेशा लेस होना चाहिए बिल्कुल क्लियर इंटरफेरेंस के लिए। दूसरी कंडीशन लिख देती हूँ मैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अगर ज़्यादा हो गया हमारी कोहेरेंट लेंथ से, अगर ज़्यादा हो गया तो हमेशा ही जो इंटरफेरेंस होगा ना वो खराब होगा भाई, ठीक है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ज़्यादा है कोहेरेंट लेंथ से तो इंटरफेरेंस खराब होगा। तो ये कंडीशन दे रखी है फर्स्ट ऑप्शन में कि ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो लेस देन हो कोहेरेंट लेंथ से, तो अच्छा इंटरफेरेंस होगा का? बिल्कुल होगा। तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्लियर है। सेकंड ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, देख लेती हूँ मैं। अच्छा, इंटेंसिटी वाला, तो देखो सभी को पता है भी कोहेरेंट वेव क्या होती है, जिसकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम फेज हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, और जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिलती है हमें? सभी वेव जब सेम फेज में और सब जैसे करस्ट 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 सेम फेज में और सभी का एडिशन करेंगे तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है। अगर मान लो एक वेव हो उसका एम्पलीट्यूड ए है और वेव है टोटल n, तो n का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? n a। तो इंटेंसिटी निकालेंगे सभी की मैक्सिमम, तो सभी का एम्पलीट्यूड n a है उसका स्क्वायर कर देंगे इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ से क्या निकला? n स्क्वायर a स्क्वायर। तो जो I इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी n स्क्वायर और a स्क्वायर किसका था? फर्स्ट वाले का, तो I 1 लिख दूंगी। ये दे रखा है अभी ऑप्शन में क्या कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी स्क्वायर है भाई वो n स्क्वायर टाइम होगी फर्स्ट वाली इंटेंसिटी की। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, देख लो, मैच कर लेना अपने ऑप्शन से, जाइए दिखा दूंगी मैं। ये रहा, देखो रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी है इंटरफेरेंस की अनकोहेरेंट वेव की, वो n स्क्वायर टाइम होगी भी एक वाले के, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया, ये बता दिया थिकनेस जितनी थिन होगी उसकी स्लिट की विड्थ उतना ही डार्कनेस होता है, और इसने ब्राइट दे दिया तो ये गलत है। स्टेट तो मैं बता चुकी हूँ, स्टेट का मतलब होता है जिस तरह से वेव को सुपरिम्पोज करवाया जाता है, इंटरफेरेंस करवाया जाता है, तो सेम फेज में लें, एक परपेंडिकुलर ले लें, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, मतलब किस कंडीशन में ले रहे हो, तो स्टेट पे तो डिपेंड करता ही इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये सही दे रखी है, बस सी ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं 100, कौन सा क्वेश्चन आ गया? 107। हाँ, ये अपने जो 12th की यूनिट है भाई ऑप्टिक्स, वहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मैं 2 सॉल्यूशन बताऊंगी, एक थोड़ा सा लॉन्ग होगा समझने के लिए, थोड़ा शॉर्ट होगा फॉर्मूला बेस्ड। देखो इसने फोकल लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर और 2 लेंसेज आपस में कॉन्टैक्ट में है, जोड़ रखा है, और डिस्पर्जिव पावर दे रखी दोनों लेंस की अलग अलग। तो फोकल लेंथ निकालनी जो 2 लेंस हैं दोनों की, ठीक है। देखो समझो 2 लेंस हैं, कंबाइन जो फोकल लेंथ है वो दे रखी है, दोनों की अलग अलग f1 f2 निकालनी है और डिस्पर्जिव पावर दोनों की दे रखी है। तो कैसे करेंगे? देखो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जो इस यूनिट में 107 का क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला? जो डिस्पर्जिव पावर है W1/F1 प्लस में W2/F2 इज इक्वल टू 0 होती है। अब ये फॉर्मूला देखो 12th की बुक में भी तुम देख सकते हो, फॉर्मूले में बताऊं भाई, मिरर फॉर्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, लेंस में माइनस हो जाता है, फोकल लेंथ जुड़ती है 1/F1 प्लस 1/F2, या फिर पावर जुड़ती है सीधी P1 प्लस P2। तो ये फॉर्मूले हैं, अब इनका प्रूफ करने बैठ जाऊंगी तो मैं 1 घंटा 2 घंटा कितना ही टाइम लगा लो, तो ये प्रूफ देख लेना भी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है फोकल लेंथ और डिस्पर्जिव पावर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से देखो F1 और F2 का रेशियो लिख सकती हूँ मैं W1, चलिए इसको छोड़ो, ऊपर पुट ही कर लेंगे चाहे, माइनस W2, ये रेशियो होता है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ से देखो F1 और F2 का रेशियो किसके इक्वल आ गया? W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.18 और ये दे रखी 0.27, माइनस कर लेंगे, इनको काटेंगे तो ये 2:-3 आ गया। तो यहाँ से जैसे x की फॉर्म में लिए हमें F1 आ गया भाई 2x और F2 आ गया -3x। तो सीधा अपने पास फोकल लेंथ कैसे ऐड करते हैं? 1/F1 इज इक्वल टू 1 ये वाला F2 ऐसे, तो 1/F तो ये वाला तो दे रखा है 120, ठीक है। इसकी वैल्यू x में हमने निकाल ली, ये है 2x और ये है -3x, एलसीएम लो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो F1 में पुट करो यहाँ पे, तो 2 × में 20 कितनी आ गई? 40, और इसमें F2 की वैल्यू पुट करो, -3 × में 20 -60। तो ये देखो इसका जो आंसर है ये है 40
और माइनस का 60। ये तो हुआ डायरेक्ट शॉर्टकट लें तो। थोड़ा सा लॉन्ग कट से और देख लो एक बार, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला क्या होता है देखो, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये फर्स्ट वाला ही, ये जो डायरेक्ट रिलेशन होता है फोकल लेंथ और डिस्पर्सिव पावर के बीच में 0, तो इनकी वैल्यू रखो। इसकी दे रखी 0.18 डिवाइडेड बाई f1 प्लस में इसकी दे रखी 0.27 डिवाइडेड बाई f2 इज इक्वल टू 0। ये अब देखो उधर 0 है तो उधर लेके जाऊंगी माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ से फिर f1 वालों को एक साइड कर लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैं ऐसे लिख दूंगी f2 बाई f1 इज इक्वल टू माइनस का 27 और ये इधर आएगा 0.18, इसको काटोगे माइनस का 3/2, इसको इधर लेके गई, f को उधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो, तो यहाँ से f2 कितना आ गया, f1 अब उसके साथ जाएगा -3/2 ऑफ f1, बस f2 निकाल लिया हमने यहाँ से। तो f1 f2 हमने f1 की फॉर्म में निकाल लिया, f1 की जगह f1 पुट कर दो इस फॉर्मूले में और f2 की जगह ये पुट कर दो और फोकल लेंथ हमें दे ही रखी है, बस आंसर आ गया। रखो 1/20 इज इक्वल टू 1/f1 की जगह मैंने f1 पुट कर दिया, f2 की जगह f2 की वैल्यू जो हमने f1 की फॉर्म में निकाली तभी तो इक्वेशन सोल्व होगी, वेरिएबल सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1/f1 इज इक्वल टू कितना आया, इनको काट लो, इधर चला जाएगा, देखो एलसीएम वगैरह लेके काट लेना, नहीं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ मैं, ये आएगा 40 सेंटीमीटर और f1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/2 इंटू में 40 काटोगे 20 पे माइनस का 60 सेंटीमीटर। देखो ये भी बहुत आसान है, कोई लॉन्ग है नहीं भी मानने तो। ठीक है, सीधा मैंने रिलेशन था वो लगाया, f2 की वैल्यू निकाली, f1 की जगह f1, f2 की जगह f1 की फॉर्म में जो निकाली वो, और ये हमें नेट दे रखी है, बस दोनों फोकल लेंथ आ गई हमारी, जो लेंसेज कंबाइन करके इसने निकाल ली। तो आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा भाई, क्योंकि 6 क्वेश्चन की सीरीज करें हम, 6 क्वेश्चन ज़्यादा भी नहीं होते, बोर भी नहीं होगे, और खुद एक बार वीडियो को सुनो, कंसेप्ट को समझो, फिर खुद वही क्वेश्चन दोबारा से अपने हाथ से सोल्व करके देखो भी, जहाँ डाउट लग रहा है फिर से देख लो, तब चीज़ें आसान होगी, तब ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन, मैंने प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 2 क्वेश्चन आगे भी इसमें, अभी आज ही इसी वीडियो में सोल्व किया था हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इंसिडेंट ऑन द मटेरियल सरफेस, ये कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको मटेरियल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट किया जाता है, गिराया जाता है, डाला जाता है, द वेव डिलीवर सम मोमेंटम, तो जो वेव वो क्या डिलीवर करेगी, कुछ मोमेंटम भी एनर्जी भी, तो कितनी होगी, क्या एनर्जी 0 होगी, क्या मोमेंटम 0 होगा, इस फॉर्म में पूछा गया है। तो देखो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको किसी सरफेस पे डालते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी भी होती है, मोमेंटम भी होता है, जब वो उस चीज़ से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो एनर्जी देती है उस सरफेस को जिस सरफेस पे गिरी, और उसके ऊपर जहाँ गिरी प्रेशर लगाएगी मतलब मोमेंटम भी हुआ। ठीक है, जैसे कि धूप में खड़े होते हैं हमें गर्मी लगने लग जाती, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई तो उसने एनर्जी रिलीज की, वहाँ एनर्जी दी सरफेस को जहाँ वो गिरी, इसलिए हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे खाना बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो खाना कैसे बनता है, क्योंकि हीट देती है, वो एनर्जी देती है, मतलब एनर्जी रिलीज करती है, ऐसे मान लो। तो जो ई की वैल्यू होती है वो भी नॉन जीरो होती है, सरफेस पे गिरेगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करती है, और प्रेशर लगाती है मतलब मोमेंटम भी क्या होता है, हमेशा नॉन जीरो। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, भी ध्यान रखना, एनर्जी भी अपनी देती है सरफेस को और मोमेंटम भी देती है। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है 5th यूनिट में 12th में, कि रिफ्लेक्शन होता है तो किस तरह कितना मोमेंटम वो करती है, अपना मोमेंटम का फॉर्मूला, कितना मोमेंटम दिया और सरफेस को कितनी एनर्जी दी, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, डी वाला, दोनों ही नॉन जीरो होते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, और वीडियो अगर पसंद आई, आपको लग रहा है अच्छा कंसेप्ट है, मतलब सही समझ आ रहा है आपको, तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बता दें अपनी राय। थैंक यू।